मेरा नाम अंकित है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। और हमने इस एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन अल्टरनेटिव फ्यूचर इस बुक के बारे में इस बुक से डिस्कशन कर रहे थे। तो सेक्शन 5 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम सेक्शन 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 5 में हमने बात किया था प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। जब इंडस्ट्री नहीं था, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नहीं आया था, उससे पहले हमारा सोसाइटी क्या था। तो हम उसमें देख रहे थे कि जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो नेचुरली डिपेंडेंट थे, नेचर पर डिपेंडेंट थे टोटली, और खुश थे अपने जीवन में। जितना आज परेशानी है उतना उस समय नहीं था। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑन द एंड ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है, वो पढ़ते हैं। ऑल आवर लाउडेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, आवर वेरी सिविलाइजेशन इज लाइक द एक्स इन द हैंड ऑफ द पैथोलॉजिकल क्रिमिनल। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है और हमारा जो ये आधुनिक सभ्यता है, ये ऐसा ही है जैसे कि एक क्रिमिनल के हाथ में एक कुल्हाड़ी हो। अगर एक क्रिमिनल के हाथ में कुल्हाड़ी होगा तो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, सबको मार सकता है, सबको खत्म कर देगा। उसी प्रकार से ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारा उसी प्रकार से है जैसे कि एक क्रिमिनल के हाथ में कुल्हाड़ी होता है। अब शुरुआत करते हैं इस सेक्शन का। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूँगा मैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर है क्या? तो इसमें बताया गया है कि ये जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, जो औद्योगिक सभ्यता है, ये जो है तो ये टोटली जो है प्लैनेट के अगेंस्ट है। ये जो हमारा अर्थ है, इसको टोटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हम इसमें देखेंगे। इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्या है कि हम ज़्यादा लंबा सोच नहीं पाते हैं। हम जो भी प्लानिंग करते हैं बहुत छोटा छोटा प्लानिंग करते हैं और हम बहुत बड़े लेवल पे या बहुत दूर तक नहीं सोच पाते हैं, जिसके कारण जो है हमें इसका कॉन्सिक्वेंस मिलता है बाद में। अब बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ऐसा ही है जैसा कि कैंसर होता है एक शरीर में। जैसे कि कैंसर जो होता है वो शुरू में जो है उसका जो सिम्टम है, उसका जो लक्षण है वो बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है और वो पास होता है। जैसे कि कोल्ड पास होता है, वैसे पास होता है, वो दूसरे तक पहुंच जाता है वो कैंसर। जैसे कैंसर बढ़ता है धीरे धीरे और वो दूसरे तक पहुंचता है, उसी प्रकार से ये जो आधुनिक सभ्यता का है, ये जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, इसका जो कमियां हैं, इसका जो खामियां हैं, वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगा, धीरे धीरे तक पूरे संसार को प्रभावित करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा जैसे कैंसर करता है। और जाके आगे चल के इतना डिजास्टर्स हो जाता है कि आगे चल के इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम सोचते हैं कि हम इस प्लेनेट को बचा रहेंगे, लेकिन हम इस सिविलाइजेशन को नहीं बचा पा रहे हैं। कुछ समस्याएं जो हमें दिख रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन। हम जंगलों काट रहे हैं, हम फिशरीज, कोलैप्सिंग फिशरीज, हम जो है हम बहुत जगह देख रहे हैं पानी सूख रहा है। इस तरह से मछलियाँ जो हैं वो तबाह हो रही हैं। डेजर्ट्स एक्सपैंड हो रहा है, जो है रेगिस्तान बन रहा है। ज़्यादातर ज़मीन जो है, देखिए ज़्यादातर ज़मीन बहुत जगह राजस्थान में हो या फिर बहुत जगह बहुत सारे स्टेट में जो है पानी की कमी हो गई है और वहाँ पे ज़मीन जो है बंजर हो गया है, किसी काम का नहीं रह गया है। फॉलिंग वाटर टेबल्स मतलब होता है पीने का पानी, वो उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ग्रास लैंड्स, जहाँ पे रहने की जगह होती है, वो हरा भरा जगह डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि केमिकल्स फैक्ट्रीज जो है फैक्ट्री रिलीज करती हैं केमिकल्स, ज़मीन जो है ख़राब हो रहा है। मेल्टिंग आइसबर्ग्स, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे बर्फ़ हैं वो पिघल रही हैं। जितने भी बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, जितने भी बर्फ़ के एरियाज हैं, जैसे कि अंटार्कटिका है, ये सब पिघल रहा है। ये एक खतरा है कि पानी का लेवल बढ़ जाए, जिस कारण हम जो है बहुत ज़्यादा अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो हम जो है हमको फ्लड का सामना करना पड़ेगा, हमें बाढ़ आ सकता है। इरोडिंग सॉइल्स, जो मिट्टी है, भूमि है, वो ख़राब हो रहा है। और यहाँ तक कि खाने का क्वालिटी और खाना भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि लैंड वाटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसके कारण से प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है।
और हम देख रहे हैं कि ये जितने भी हम चीज़ बताए हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, कोलैप्सिंग फॉर फिशरीज हो, एक्सपैंडिंग डेजर्ट्स हो, फॉलिंग वाटर टेबल्स हो, डिटेरियोरेटिंग ग्रासलैंड्स हो, मेल्टिंग आइस हो, ये सब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और ये बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ रहा है और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसको आगे चल के मैनेज कर पाना, इसको कंट्रोल कर पाना, इसको नियंत्रित कर पाना। डेवलपिंग कंट्रीज में ये देखा जा रहा है, जैसे कि इंडिया है, चाइना है और नेपाल है, तो ये सब देश जो है डेवलपिंग है और अमेरिका डेवलप्ड है, तो वहाँ हम देख सकते हैं वहाँ तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। और अगर हम इसको नहीं देखते हैं तो ये जो है आगे चल के ये पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, पृथ्वी को बर्बाद कर सकता है, हमारे आने वाले पीढ़ियों को रहने के लिए ये मुश्किल कर सकता है, जीवन एक संघर्ष में जीवन हो सकता है आगे चल के। और इसके अलावा ही क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और पीक ऑयल, ये 3 प्रॉब्लम है जो है आज की सभ्यता झेल रही है और आगे चल के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। अर्थ 2100 दूसरा टॉपिक आता है, अर्थ 2100। ये क्या है? ये जो है ये बेसिकली जो है एक टेलीविज़न प्रोग्राम है अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ओवर पॉपुलेशन और मिसयूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर टेलीकास्ट किया जाएगा। 2009 में ये स्टार्ट हुआ था और ये टेलीकास्ट किया जाता है। उसके बाद आता है EROEI एंड सोसाइटल कोलैप्स थ्योरी। ये एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरीज ऑन एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, उसका अंत कैसे होगा, इसके ऊपर थ्योरीज, इसके ऊपर अलग अलग लोगों का रिसर्च, अलग अलग लोगों का मत क्या है, कैसे ये सिविलाइजेशन जो है इसका अंत होने वाला है, इसका खात्मा होने वाला है, कैसे हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसके बारे में ये बताया गया है। अगर हम सचेत नहीं हुए, अगर हम सावधान नहीं रहें, तो ये हमें जो है आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा, हमारे जीवन को भी, हमारी सभ्यता को भी। तो EROEI जो है ये एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थॉमस होमर डिक्सन जो है वो बता रहे हैं कि जो सोसाइटल कोलैप्स है, वो सोसाइटल कोलैप्स है, सोसाइटी का जो, समाज का जो या सभ्यता का जो कोलैप्स हो रहा है, जो गिर रहा है, जो खत्म हो रहा है, उसका कारण है रिडक्शन इन द एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। और EROEI कारण बता रहे हैं थॉमस होमर बता रहे हैं कि जो सभ्यता का नष्ट होना या समाज का नष्ट हो रहा है, देख रहे हैं हम काफ़ी सारी सभ्यता आई और चली गई, उसका कारण क्या है कि जितना एनर्जी हमें मिलना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट में, उतना रिडक्शन हो रहा है, रेशियो जो है इसमें रिडक्शन हो रहा है। EROEI बताता है कि रेशियो अगर 1:1 है, अगर दोनों ही बराबर है तब ठीक है, लेकिन अगर इससे नीचे जाते हैं, नहीं, अगर ये रेशियो 1:1 है तो सोसाइटल कोलैप्स होता है, लेकिन अगर ये हम इससे नीचे जाते हैं, 1:1 के रेशियो से नीचे अगर होता है तो इसका कारण, इससे क्या होगा, इससे ये दिक्कत होगा रेशियो से। रेशियो का कम होने का मतलब क्या है? रेशियो कम होने का मतलब है एनर्जी इन्वेस्टेड जो है वो ज़्यादा है और एनर्जी रिटर्न कम है। तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिटर्न अगर कम होगा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हार्वेस्ट द एनर्जी सोर्स ऑफ इनसफिशिएंट एनर्जी, जो हम लोग एनर्जी यूज में लेते हैं, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ऑयल एनर्जी है, जितना भी एनर्जी है वो आगे चल के हमें नहीं मिल पाएगा और फेमाइन होगा, कमी आ जाएगा, जिसके कारण लोग को, हम हर व्यक्ति को ये सुविधा, हर व्यक्ति को एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड EROI ऑफ मोर देन 1 इज नेसेसरी टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी। तो बोल रहा है कि एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है उसका रेशियो 1 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके हम जो है सभी व्यक्ति को एनर्जी मुहैया करा सकते हैं। और सोशली इम्पोर्टेंट टास्क जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें ईटा बनाना होता है, हमें सीमेंट चाहिए, हमें पानी चाहिए, मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग द सोशल लाइट अपॉन, ये हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस पर सोसाइटी डिपेंड करता है, सोसाइटी जो है इसी से बना हुआ है। घर कैसे बनाएंगे? घर नहीं बन पाएगा अगर हम एनर्जी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाएगा। पानी चाहिए, सीमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, हर प्रकार के रिसोर्सेज, हर प्रकार की एनर्जी जो है वो अगर
सफिशिएंट नहीं होगा तो हम इस समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, सोसाइटल कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए रेशियो को 1:1 से ऊपर होना चाहिए। और EROI फिगर बताता है कि नंबर ऑफ पीपल इंगेज एनर्जी एक्सट्रैक्शन कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन। तो EROI बताता है कि रेशियो जो है वो इससे भी डिटरमाइन होता है। एक तो ये हो गया कि एनर्जी रिटर्न और एनर्जी इन्वेस्टमेंट, और एक और इससे डिटरमाइन होता है कि कितने लोग जो है एनर्जी एक्सट्रैक्शन में लगे हुए हैं और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितने लोग। जैसे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड, अगर प्राचीन सभ्यता की बात करें, प्राचीन काल में 80% पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड था एनर्जी एक्सट्रैक्शन एग्रीकल्चर में, और ताकि वो 100% लोगों को फीड कर सके। समझ रहे हैं, 80% लोग एम्प्लॉयड थे, 80% लोग खेती करते थे ताकि 100% पॉपुलेशन को फीड कर सके, खाना खा सके। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब समझते हैं ना, पेट्रोलियम हो गया, कोयल हो गया, गैस हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। मतलब ये डैमेज हो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलने वाला, लिमिटेड है, पेट्रोलियम वगैरह है। तो ये सब जो है, ये जो है यूज इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो EROI जो है वो रहा है कि 100% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉय करना चाहिए, लेकिन 4% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। मतलब 4% लोग खेती सिर्फ कर रहे हैं और 100% लोग खा रहे हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ एन अनसस्टेनेबल EROI, होमर डिक्सन प्रोपोजेज लीड्स टू सोसाइटल कोलैप्स। तो बता रहे हैं कि अगर हमें रेशियो में कमी मिलता है, रेशियो 1:1 रहेगा तो हमको प्रॉब्लम होगा आगे चल के। लेकिन अगर हम इस रेशियो को अगर नहीं बढ़ाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होगा आगे चल के। उसके बाद आता है द ओल्डुवाई थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। यहाँ पे LUVI है, लेकिन यहाँ पे ओल्डुवाई होगा, ओल्डुवाई थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इसमें क्या बताया गया है, इसे बताया गया है कि अगर हम पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टोरेज में चाहते हैं तो हमें फायदा होगा। जैसे कि इसे बताया गया है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का वो 100 साल है। मतलब 100 साल तक ही ये टिकेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये बताया ओल्डुवाई थ्योरी बताता है। पहला इसमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला पोस्टुलेट दिया गया है, पहला जो पोस्टुलेट है मतलब माना गया है, ऐसा प्रपोज किया गया, ऐसा माना गया है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड एनर्जी प्रोडक्शन वुड एंड इन 1970, कि 1970 तक जो है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वर्ल्ड एनर्जी प्रोडक्शन का, जितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि कोल एनर्जी से बिजली बना रहे हैं, पानी से बिजली बना रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये, लेकिन 1970 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं कि दूसरे पोस्टुलेट में कि एवरेज एनर्जी प्रोडक्शन पर कैपिटा विल शो नो ग्रोथ फ्रॉम 1979 थ्रू circa 2008। ये बता रहे हैं कि एवरेज एनर्जी प्रोडक्शन पर कैपिटल जो है वो 1979 के बाद नहीं बढ़ेगा आगे। ये सिरका का रिपोर्ट है 2008 में। और पोस्टुलेट 3 बता रहे हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन पर कैपिटल जो है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे जाएगा 2008 तक। और पोस्टुलेट 4 में बता रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो नीचे जाएगा, जैसे कि एनर्जी नीचे जाएगा उसी प्रकार से एनर्जी प्रोडक्शन पर कैपिटल नीचे गिरेगा, वैसे ही वर्ल्ड पॉपुलेशन भी धीरे धीरे नीचे गिर जाएगी। कि सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगा तो लोग जो है नहीं सस्टेन कर पाएंगे। ओल्डुवाई गोर्ज जो है वो बता रहे हैं, नहीं, ओल्डुवाई गोर्ज जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है ईस्टर्न सेरेनगेटी प्लेन्स नॉर्दर्न तंजानिया में। जो गोर्ज जो है वो वेरी स्टीप साइडेड रेवाइन रफली 30 माइल्स अलोंग। यहाँ पे फॉजिल फोना जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब पेट्रोलियम कोल वगैरह यहाँ पे बहुत मिलता है इस जगह पे ओल्डुवाई गोर्ज में, ओल्डुवान। और बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और ह्यूमन काइंड जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा साथ। तो ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन खत्म होगा और धीरे लोग भी खत्म होंगे। इसके
उसके बाद बात करते हैं सोसाइटल स्टडी स्टेटस सोशल चेंज के बारे में। सोशल स्टडी स्टेट जो है इसको डिफाइन किया गया है कि एनी सोसाइटी इन विच द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड पर कैपिटा शोज नो अप्रिशिएबल चेंज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है पर कैपिटा एक्सपेंड किया जा रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार वो चेंज अप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा है उसमें। और बताया जा रहा है कि एवरेज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्सपेंड पर कैपिटा अंडरगोज अप्रिशिएबल चेंज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज सेड टू बी एक्चुएट और सोशल चेंज। कि अप्रिशिएबल चेंज अगर एवरेज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एक्सपेंड किया जा रहा है पर कैपिटा में वो अगर चेंज होता है तो सोशल चेंज माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और इससे हम जो है इस तरीके से हम जो है सोशल सिस्टम के स्टेटस को मैनेज समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एनर्जी पर कैपिटा जो है इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, है ना। जितना पॉपुलेशन है और कितना एनर्जी एक्सपेंड किया जा रहा है इसको टोटल, इसको बोलते हैं एनर्जी पर कैपिटा। और इसको हम लोग एकरमैन्स लॉ भी बोलते हैं, जो कि रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है E इक्वल्स टू एनर्जी बाय पॉपुलेशन। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिविलाइजेशन क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिविलाइजेशन जो है वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया गया है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, बिजली आया और किस प्रकार से बिजली जो है वो ह्यूमैनिटी के द्वारा कितना इसको यूज किया जा रहा है आज के समय में, और ये कितना डिपेंडेंट हो गए हैं हम लोग बिजली पे। हमारा AM, FM, TV, सेल फोन एक्सेट्रा हर चीज बिजली से चल रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे जो है पावर प्लांट जो है वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, और वहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कस्टमर के जो कस्टमर अप्लायंसेस है, जैसे हीटर है, मोटर है, टेलीफोन है, लाइट है, एंटीना है, रेडियो है, टेलीविज़न है, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है, वहाँ तक पहुँचता है किस प्रकार से पावर प्लांट से। और हम जो है इसमें कैसे हम लोग जो है इसमें डूबे हुए हैं, तो पूरी तरह से हम बिजली का उपकरण यूज करते हैं। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे पानी में मछली तैरता है उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तैर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे चारों तरफ जो है मशीनी उपकरण है, और मशीनी उपकरण को यूज करते हैं और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है होता है, रिलीज होता है। और आज के समाज में ये बहुत ही हम जो है इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत बना चुके हैं, हम इसको बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ बना दिए हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाए गए हैं, और ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इसका, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्टैंडर्ड रेगुलेशंस, और जो इनपुट आउटपुट नोड्स है वो है पावर प्लांट्स है, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, टावर्स है, बहुत सारे पावर कंट्रोल सेंटर्स हैं, मॉनिटर जो कि मॉनिटर करता है, मैनेज करता है जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, इलेक्ट्रिक पावर ओवर लोकल, रीजनल एंड सुपर रीजनल एरियाज। और हर कंट्रोल सेंटर में न्यूमरस कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, डाटाबेस होते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ पावर। थ्रोली ट्रेंड एंड डेडिकेटेड ऑपरेटर्स आर एसेंशियल टू कीप तो 24/7 365 जो है लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं पावर सेंटर पे, पावर कंट्रोल सेंटर पे, ताकि आपको बिजली मुहैया करा सके। तो सोचिए कितना जो है लोग जो है अपने जीवन को खतरे में डाल के
जो है अननेसेसरी आर्टिफिशियली जो है ये सब चीज़ें बना के और अपने जीवन को खतरे में डाल दिए हैं एडवांसमेंट के नाम पे, जबकि ये सब चीज़ें जो है हमारे जीवन, हमारा जान ले रहा है और हमें नुकसान ही पहुंचा रहा है। किसी प्रकार से लोग आज इस सभ्यता से खुश नहीं हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन से खुश नहीं हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बॉडली कंफर्ट से बेस्ड है, जो कि हमें सुख नहीं प्रदान करने वाला। उसके बाद बताया गया है कि किस प्रकार से ये एनर्जी जो है अगर ये ख़त्म हो जाता है तो किस प्रकार से कितना दिक्कत हो जाता है हमें। बताया जा रहा है ऑल्डुबाई थ्योरी के अनुसार कि जल्द ही जो है ये सारे जो पावर ग्रिड्स हैं वो ख़त्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और वो दोबारा हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो 2004 में एस्टिमेट करता है, वो अनुमान लगाता है कि क्यूमुलेटिव वर्ल्ड वाइड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फंड्स 2003 से 2030 तक जो है वो चाहिए $15.32 ट्रिलियन एलोकेटेड फ्लोज। बता रहा है कि 2003 से 2030 तक हमें जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो फंड इसमें इन्वेस्ट होगा वो है $15.32 ट्रिलियन, कोल में $0.29 ट्रिलियन, ऑयल में $2.69 ट्रिलियन, गैस में $2.69 ट्रिलियन, इलेक्ट्रिसिटी में $9.66 ट्रिलियन, 1.9% टोटल, कोल में 17.6%, ऑयल में, गैस में 17.6%, इलेक्ट्रिसिटी में 9.66 ट्रिलियन। Thus, the IEA projects that the worldwide investment funds essential for electricity will be 3.7 times the amount needed for oil alone, much greater than the all of that required for oil, gas and coal combined. और यहाँ तक ये ऑल्डुबाई थ्योरी बताता है कि जो डेप्ट रिडन नेशंस हैं, जो राष्ट्र, जो देश लोन पे टिका हुआ है, जो लोन पे चल रहा है, या जो कॉरपोरेशंस हैं जो अपना ये इन्वेस्टमेंट फंड जो है यहाँ तक नहीं ला पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये जो नहीं ला पाएंगे यहाँ तक, जो राष्ट्र, जो देश जो ऋण में चला हुआ है, जो ऋण में डूबा हुआ है, जो लोन पे टिका हुआ है, वो लोग जो है यहाँ तक अपने यहाँ मतलब रिटर्न नहीं कर पाएंगे, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका रिटर्न नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी एंड पॉपुलेशन का। इसमें बता रहा है कि वर्ल्ड एनर्जी और पॉपुलेशन दोनों ही किस प्रकार से बढ़ घट रहा है और क्या खतरा है दोनों के। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों ही एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है, वर्ल्ड एनर्जी भी और पॉपुलेशन भी दोनों ही एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल्डुबाई थ्योरी जो है वो टाइम सीरीज डाटा पे बना हुआ है वर्ल्ड एनर्जी प्रोडक्शन का, पॉपुलेशन का। और हम बता सकते हैं कि जो 5 सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसका क्या, किस रेट से वो बढ़ रहा है। जैसे कि कोल है, कोयला है, वो एक्सपोनेंशियली 209 ईयर्स से बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ऑयल जो है वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, नेचुरल गैस भी बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक गैस एनर्जी भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी भी बढ़ रहा है। और ये जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे बताया हुआ है अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है कि कैसे कैसे परसेंटेज में बढ़ रहा है। 1930 में कैसे बढ़ा, 1945, 1970, 1979, 2004, 2008, 2030, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको मिला है इसमें। उसके बाद आते हैं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो है रिसर्च प्रोग्राम है जो इकोसिस्टम में जो चेंज आता है समय के अनुसार उस पर रिसर्च करता है और आगे के चेंजेस जो बदलाव आएंगे भविष्य में भी उसके ऊपर भी बताता है। तो 2001 में जो है यूनाइटेड नेशन इसको लॉन्च किया था। यूएन सेक्रेटरी जनरल उस समय कोफी अनान थे और 24 मिलियन USD खर्च किया गया था इस रिसर्च वर्क पे, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पे। और मार्च 30, 2005 में जो है ये पहले 4 साल का स्टडी जो है अपना रिसर्च वर्क देता है
और ये बताता है कि किस प्रकार से प्लैनेट्स, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, इसमें हमने कितने चीज़ों को यूज किया है, कितने चीज़ों को हम लोग जो है ख़राब किए हैं। तो इसमें बताया गया है तो वर्ल्ड, जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो इस नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये रिसर्च बताता है कि इसका परिणाम ये होगा कि बहुत ही तेज़ी गति से आने वाले 50 साल में जो है हम पृथ्वी के रिसोर्सेज को डैमेज करेंगे, बहुत ही भयानक रूप से डैमेज होगा। पृथ्वी का जो रिसोर्सेज है, पृथ्वी की जो एनर्जी है, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, बहुत ही तेज़ी से डिस्ट्रॉय होगा ये। और असेसमेंट जो है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो है बताता है कि अगर जल्द से जल्द हमें एक्शन लेना होगा, अदरवाइज हमारे लिए खतरा आ सकता है। इस पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी खतरा आ सकता है या आने वाला है। अब बता रहा है कि केवल और केवल मानव समाज ही जो है इसको बचा सकता है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि इन्वायरमेंटल डैमेज किस प्रकार से अंडर डेवलप्ड और पुअर पीपल को ज़्यादातर हो रहा है। पुअर पीपल जो है, गरीब लोग जो है, ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये बोल रहा है, ये रिपोर्ट बताता है कि जो है बहुत सारे देश को जो है इस पर काम करना होगा, ताकि जो है हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके, एक ऐसा फ्यूचर बना सके जो खतरनाक ना हो, बल्कि नेचुरल हो, नेचर से कोऑपरेट करके चलने वाला हो। और यहाँ तक कि एमए जो है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो है वो ये बता रहा है कि ह्यूमन एक्शंस, यानी कि मानवीय कारणों के कारण जो है पृथ्वी का विनाश हो रहा है। पृथ्वी का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, पानी है, हवा है, ये सब नष्ट हो रहा है मानवीय कारणों से, मानव के कर्मों से, मानव के कृत्यों से। इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है और आने वाले समय में इकोसिस्टम को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो मिलेनियम इकोसिस्टम का जो रिसर्च है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द प्लैनेट, और बता रहा है कि कैसे जो है सोसाइटी जो है वो जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है, इकोलॉजिकल प्रोसेस को डिग्रेड करने के कारण जो है लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। बता रहे हैं एमए मिलेनियम इकोसिस्टम की 60% जो वर्ल्ड इकोसिस्टम है, वो सर्विसेज है, वो डिग्रेड हो चुका है, और 24 इवैल्यूएटेड इकोसिस्टम में 15 जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। About a quarter of the Earth's land surface is now cultivated. People now use between 40% and 50% of all available fresh water running off and the land. और पानी का जो यूज है, कंजप्शन है, वो डबल हो चुका है 40 साल में यहाँ। और जो फिश स्टॉक्स है, जो मछलियाँ हैं, वो ओवर हार्वेस्ट हो चुकी हैं। मतलब जितना होना चाहिए यूज, उससे ज़्यादा मछलियों को हम जो है कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि एक डैमेज है, एक वार्निंग है। बिकॉज इकोसिस्टम को बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड। इंसान अपने लालच के कारण जो है मछलियों को मारता है या इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। 1980 से 35% जो मैंग्रोव्स है वो नष्ट हो चुके हैं। एक प्लांट होता है पानी में रहने वाला, वो नष्ट हो चुका है। 20% ऑफ कोरल्स लॉस्ट इन जस्ट 20% इज न्यूट्रिएंट पोल्यूशन हाईली टू यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर्स एंड कोस्टल डेड जोन। और न्यूट्रिएंट पोल्यूशन के कारण जो है यूट्रोफिकेशन हो रहा है,
यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर, यानी पानी जो है तरल नहीं हो रहा है, पानी जो है खराब हो रहा है, पानी का क्वालिटी खराब हो रहा है। इसके अलावा अब इसके बाद जो है कोलैप्स वर्सेस प्लांट डिमोलिशन, इसमें जो है बताया गया है कि अगर हम इस संसार को बचाना चाहते हैं, अगर हम इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, अगर हम आने वाले पीढ़ी को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो हमें जल्द से जल्द इस जो सभ्यता है इसको बंद करना होगा, इसको खत्म करना होगा और नेचुरल सर्वाइवल को जो है हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन इज डिजीज, गांधी जी बताते हैं, यहाँ पे एक इंटरव्यू है, हिंद स्वराज बुक से लिया गया है, इसमें इंटरव्यू है जिसमें एक जो रीडर है वो गांधी जी से कुछ प्रश्न पूछता है, गांधी जी उसका जवाब देते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि ये सभ्यता जो है ये काफ़ी घातक सभ्यता है और आगे चल के ये सभ्यता जो है ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और लोग इस सभ्यता के अंतर्गत नहीं टिक पाएंगे। यहाँ तक ये बताते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है ये केवल नाम के मात्र का मॉडर्न सिविलाइजेशन है, बिकॉज इसमें मॉडर्न कुछ भी नहीं है, लोगों का सोच तो मॉडर्न बिल्कुल नहीं हो रहा है। और बता रहे हैं कि यूरोप जो है वो डिग्रेड हो रहा है और डे बाय डे जो है वो बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं बहुत सारे बुक से रेफरेंस देके कि जो है सोसाइटी जो है वो अभी तक जो है जो इविल्स हैं सिविलाइजेशन के वो क्योर नहीं कर पा रही है, वो ख़त्म नहीं कर पा रही है, इसलिए इन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को डिजीज बताया है। इस सभ्यता में, जैसे आधुनिक सभ्यता में हम ज़्यादा तो ध्यान दे रहे हैं, गांधी जी के अनुसार बता रहे हैं कि ज़्यादा ध्यान हम शरीर के सुख सुविधाओं पर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है और प्राचीन सभ्यता है उसमें क्या अंतर है और कैसे जो है, जैसे बता रहे हैं कि आज के समाज में हम देखते हैं कि पहले कुछ लोग जो है कुछ बुक लिखते थे, आज हर कोई बुक लिख रहा है और बुक लिख के वो अपना जो है लोगों का मस्तिष्क गंदा कर रहा है। कोई भी बुक लिख दे रहा है, कोई भी व्यक्ति अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी बुक लिख दे रहा है और उससे लाखों लोग पढ़ रहे हैं और उससे उनका जो है माइंड पॉल्यूट हो रहा है। और जो शॉर्ट डिस्टेंसिंग करने की बात है कि जो हम फ्लाइट वगैरह करके शॉर्ट डिस्टेंसिंग बनाना चाह रहे हैं, तो ये मशीन पे जो हमारा निर्भरता है इसके बारे में भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम मशीन पे ज़्यादातर निर्भर हो चुके हैं, जो कि एक तरह से स्लेवरी है, हम स्लेव बन रहे हैं मशीन के। और गांधी जी बता रहे हैं कि ये सब डिजीज है, ये सब बीमारी है। हम जो है आज मनी और लग्जरीज के पीछे पागल हैं और हम मनी के थ्रू आज कुछ भी खरीद सकते हैं और ये एक डिजीज है। और बता रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है इसमें बहुत हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है कि हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, लोग हैप्पी नहीं है, लोग खुश नहीं हैं। और बता रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है वो अधार्मिक है, ये सभ्यता अधार्मिक है और लोगों में रियल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है और ये अपना एनर्जी जो है, लोग आधुनिक सभ्यता में जो लोग हैं वो अपना एनर्जी इंटॉक्सिकेशन से लाते हैं, मतलब नशे से लाते हैं और ये किसी भी प्रकार से खुश नहीं है। जो
स्त्रियां थी वो घर की रानी होती थी, लेकिन अब वो बाहर सड़कों में या फिर फैक्ट्री में काम कर रही हैं। और ये एक अच्छी जो है ये पॉजिटिव साइन नहीं है सभ्यता का। इसके अलावा वो यही बता रहे हैं कि ये सभ्यता जो है, ये सभ्यता ऐसी है कि एक व्यक्ति को केवल थोड़ा धैर्य रखना होगा और ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद के अनुसार जो है ये सभ्यता सतानिक सिविलाइजेशन है। हिंदुइज्म इसको कहता है ब्लैक एज। और एक तरह से ये जो है ये सभ्यता जो है वो मनुष्य का जो है इम्पोर्टेंट वाइटल एनर्जी को जो है वो ख़त्म कर रही है व्यर्थ में, और इसको बंद करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी। और जो है पार्लियामेंट्स आर रियली एम्बलेंस ऑफ स्लेवरी। if you some think over this, you will retain the same opinion and cease to blame the English whether deserve or empathy। तो ये था आज का आज का टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।